नमस्कार दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारे टावर विजन से क्वेश्चन के बारे में, जो कि हाई स्पीड के दौरान इंटरलॉकिंग, जो हमारा टावर विजन जब हाई स्पीड में चलता है उस समय उस दौरान इंटरलॉकिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा है हाई स्पीड के दौरान इंटरलॉकिंग टावर विजन। कहता है हाई मोड़ पर कार की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक पर रेंज सिलेक्टेड को लो रेंज पर लाना मना है। ठीक है, फिर भी यह करते हैं तो डेडमैन के ब्रेक सोने लाइट इंजाइम होकर ब्रेक लग जाएगा, लेकिन 15R/1 के द्वारा ब्रेक सोने लाइट खुल जाएगा। ठीक है, अब इसका पहला टॉपिक हो गया। अब इसका दूसरा टॉपिक, हाई रेंज पर रिवर्स डायरेक्शन नहीं कर सकते। यानी कह रहा है जब टावर पे अगर हमारा फॉरवर्ड में चल रहा है, यानी कि आगे की ओर, तो उस समय एकाएक हम रिवर्स की ओर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिवर्स की ओर करते हैं तो हमारे टावर विजन में बहुत क्षति होगा। इसलिए जब तक गाड़ी स्थिर न हो, रुके नहीं, तब तक हम फॉरवर्ड से रिवर्स नहीं कर सकते या रिवर्स से फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा टावर विजन ड्राइवर को ध्यान देना है प्रॉपरली। ठीक है, नहीं करना है, क्योंकि थ्रोटल स्विच की सप्लाई FR1 या F3 या FR2 या F3 फॉरवर्ड कोटेक के द्वारा मिलता है, जो FR1 FR2 फॉरवर्ड स्विच से आता है। ठीक है, इंजन थ्रोटल स्विच ETS1 ETS2 में एक नोज से दूसरे नोज पर लाते हैं, तब दोनों के बीच का कुछ समय इंजन को आइडल गति में ला सकते हैं। ठीक है, पहले नोज और दूसरे नोज की स्थिति बदलने की प्रक्रिया के लिए NRA से NRD के कॉन्टैक्ट द्वारा इंजन नोज का इंटरलॉकिंग किया गया है। और एक इसमें और पॉइंट है, जब हम मान लीजिए एक नोज लिए फिर हमको दूसरा नोज लेना, तो दूसरा नोज लेने के लिए कम से कम 10 सेकेंड का कैपिंग होना चाहिए। क्योंकि अगर एक नोज लिए फिर तुरंत दोनों नोज लिए, फिर 3 नोज लिए, 4 नोज लिए, 5 नोज लिए, इस तरह से करने से क्या होगा कि मोटर हमारा टावर विजन का जो ओवरलोडिंग का मैसेज आएगा, फॉल्ट आएगा, उससे हमारा मोटर जल भी सकता है। इसलिए ऐसा नहीं करना है। कम से कम हर नोज पे कम से कम 10 सेकेंड वेट करने के बाद ही दूसरा नोज लेना है। ठीक है, लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ इंटरलॉकिंग, जो हमारा टावर विजन का लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म है उसका प्लेटफॉर्म के साथ इंटरलॉकिंग होता है। ठीक है, अब कहता है लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म की छत पर 2 लिमिट स्विच LL1 LL2 हर एक कैब के लिए लगी है, जो कि प्लेटफॉर्म बैठा हुआ होने पर लिमिट स्विच के कॉन्टैक्ट क्लोज रहेगा। लिमिट स्विच के NC कॉन्टैक्ट रिले TCI TC2 के सीरीज में लगे हैं। किसी कारणवश यदि लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म उठा रहा है तो लिमिट स्विच के कॉन्टैक्ट LL1 LL2 के द्वारा रिले डी इंजाइन हो जाएगी। इससे इंजन आइडल पर आ जाएगा और इसलिए कार को प्लेटफॉर्म उठाकर धीमी गति पर ही चलाना चाहिए, क्योंकि LO प्रेशर मोड पर। अब कह रहा है जब हमारा प्लेटफॉर्म अगर टावर विजन का, जैसे टावर विजन का ये छत है, अगर ये उठा हुआ रहता है, यानी कि उठा हुआ रहेगा, तो उस समय हमारा टावर विजन की गति जो है, इंजन के पानी के लिए सुरक्षा, यानी कि पावर पैक वाटर लेवल सेफ्टी, अब कह रहा है कि इसका जो पावर पैक वाटर लेवल सेफ्टी जो है, इसका मुख्य 6 बिंदु है। 6 बिंदु, पहला है जो इंसुलेशन या रीसेट के दौरान रिले RS1 और RS2 ऑपरेट होंगे और RS1 या 3 कॉन्टैक्ट पहले कीज होने पर WL1 रिले को अपने ही कॉन्टैक्ट L1 या 1 को
सेफ्टी स्विच LS1 के द्वारा इंजाइन होगी। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2, जब पानी का लेवल अपने निर्धारित लेवल से कम होने पर लेवल मॉनिटर स्विच LS1 ओपन होने पर WL1 रिले डी इंजाइन होगी। जो हमारा टॉर्बिन का जो रेडिएटर है उसमें जो हमारा पानी जो दिया है उसका लेवल एक होता है, उस लेवल से कम होने पर उसका जो है ना, जब एक लेवल से कम होता है तो WL लिख देता है, लो LO लिखता है, यानी कि लो वाटर, लो लेवल। ठीक है, LO लिखेगा, और LO लिखेगा इस तरह से। LO अगर लेवल में रहेगा तो एक छोटा सा लाइट यहाँ पर जलते रहेगा। इस टाइप का इंडिकेटर स्विच रिले इस तरह से रहता है और इसमें लाइट जलते रहेगा। अगर इसमें पानी लेवल कम रहेगा तो यहाँ पर इसको ये जलते रहेगा, इसको ये बुझ जाएगा, इसमें लिखा रहेगा LO। ठीक है, तो LO में हमारा गाड़ी जो है ना स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3, WL1/2 कॉन्टैक्ट के द्वारा LP1 रिले डी एंजाइन होने पर LP1 या 5 टेट ओपन होने पर मेन फ्यूज लाइट FS1 का सप्लाई कट जाएगा और इंजन बंद हो जाएगा। नंबर 4, LP1 या 2 कॉन्टैक्ट ओपन होने पर रिले ET1 डी एंजाइम होगी और ET1 या 3 कॉन्टैक्ट ओपन होने पर ट्रांसमिशन डिस्क इंजन हो जाएगा और ODP विजुअल इंडिकेशन आएगा। ठीक है, और नंबर 5, LP1 या 3, LP1 या 4 टेट NC होने पर इंजन शट डाउन का इंडिकेशन मिलेगा और LP1 या 3, LP1 या 4 टेट डायोड BD13, BD14 लो व्हील वाइल का ODP इंडक्शन अपने निर्धारित समय 5 सेकेंड तक बजते रहेगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 6, WL1 या 3, WL1 या 4 के NC कॉन्टैक्ट के द्वारा लगातार आता रहेगा जब तक फॉल्ट समाप्त होता है और रीसेट R1 P1 ऑपरेट करने पर इंडिकेशन चला जाएगा। ठीक है, अब 13 नंबर पॉइंट नंबर, अब पता है इंजन की अधिक गति, लू वाइल का प्रेशर कम होना और ट्रांसमिशन वाइल प्रेशर के लिए सुरक्षा प्रणाली। कह रहा है कि इंजन की जो अधिक गति है और लू वाइल का प्रेशर कम होना ट्रांसमिशन वाइल प्रेशर के लिए सुरक्षा प्रणाली करता है। ये नोट में लिख लो भाई। अतः इंजन की अधिकतम गति 2350 RPM है। यदि इंजन की गति 2350 RPM से अधिक होती है तो ओवर स्पीड स्विच 0S1 ओपन होकर रिले LP1 को इंजाइन करेगा। ठीक है, एक बार ओवर स्पीड स्विच ऑपरेट होने पर हाथ से ही स्विच को रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, और LP1 या 5 कॉन्टैक्ट ओपन होने पर फ्यूल लाइट का सप्लाई कट जाएगा और इंजन बंद हो जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3, LP1 या 2 ओपन होने पर ET1 रिले डी एंजाइन होगी और सेफ्टी स्विच ET1 या 3 के द्वारा ट्रांसमिशन डिस्क एंगेज हो जाएगी। ठीक है, यदि नो लू वाइल प्रेशर और ट्रांसमिशन वाइल प्रेशर आने पर सेफ्टी स्विच ESI और TPI ओपन होने पर रिले LP1 डी एंजाइन होगी। क्रम 2 या 3 और 5 के अनुसार कार्य होगा। अब कहता है ODP इंडिकेशन, पॉइंट नंबर 5, कहता है LP1 या 3 कॉन्टैक्ट NC होने पर इंजन शट डाउन और जो लो वाइल प्रेशर का इंडिकेशन आएगा। LP1 या 3, LP3/4 डायोड BD13 BD14 में होता है। टू वे होटर के लिए सिग्नल पहुंचेगा जो 5 सेकेंड तक बजते रहेगा, यानी कि 5 सेकेंड तक बजते रहेगा जब तक कि फॉल्ट का निवारण नहीं होता है या रीसेट नहीं करते, तब तक इंडिकेशन दिखते रहेगा। इंजन नंबर 2,
इंजन नंबर 2 के लिए भी इसी तरह सुरक्षा प्रणाली काम करती है। यदि LP2 ऑपरेट होती है तो OTP विजुअल इंडिकेशन जब OS2 ओवर SP स्विच, PS2 लूप वाइल प्रेशर स्विच और TP2 ट्रांसमिशन वाइल प्रेशर स्विच ऑन होने पर LP2 या 3 LP2 या 4 NC होने पर इंडिकेशन प्रकाशित होगा और LP2 या 3 LP2 या 4 के द्वारा डायोड BD15 BD16 से होते हुए हूटर को सिग्नल मिलने पर 5 सेकेंड तक हूटर बजेगा। ठीक है। दोनों इंजन के लिए समान सुरक्षा प्रणाली, कॉमन टू बोथ पावर पैक। ठीक है। RS1 या 4 और RS2 या 4 कॉन्टैक्ट समांतर में लगे हैं जो रिले HRL और ओपन ही कॉन्टैक्ट HLR द्वारा 5 द्वारा पिकअप करेगा। ठीक है। अगर इसका 5-6 निम्नलिखित पॉइंट है। अगर हाइड्रोलिक ऑयल का लेवल निर्धारित लेवल से कम होने पर हाइड्रोलिक स्विच HS1 ओपन होकर रिले HLR जॉइन होगा। ठीक है। HLR1 या HLR2 ओपन होने पर रिले LP1 और LP2 इंजन 1 और इंजन 2 को रिले के जॉइन होगा। ठीक है। LP1 या 2 या LP2 या 2 कॉन्टैक्ट के द्वारा रिले ET1 और या ET2 जॉइन होगी। ET1 या 2 और 2/3 ओपन होने पर CV1 के द्वारा ट्रांसमिशन डिसएंगेज होगा और ODP इंडिकेशन HLR3 या HLR4 कॉन्टैक्ट NC होने पर हाइड्रोलिक ऑयल लेवल का ये करेगा, पता इंडिकेशन मिलेगा। ठीक है। ये आपका इंडिकेशन मिलेगा। इसका कहता है यह डायोड के द्वारा हूटर को सिग्नल मिलेगा जो 5 सेकेंड तक हूटर बजते रहेगा। इंडिकेशन रीसेट करने पर या फॉल्ट को दूर करने पर इंडिकेशन चला जाएगा। ठीक है। अब है इंडिकेशन। इंडिकेशन पॉइंट नंबर 15, इसका टोटल पॉइंट है 7। ठीक है। इंडिकेशन सुरक्षा से संबंधित नियंत्रित करने वाले ODP एवं इंडिकेशन इंजन और ट्रांसमिशन की सुरक्षा के लिए नाम पर लगाए गए हैं। बाकी के निम्नलिखित इंडिकेशन लगाए गए हैं। ठीक है। सप्लाई ऑन, एक बार कैब के उपकरणों को चालू करने के लिए लैंप प्रकाशित होने लगेगा। ये दर्शाता है कि कंट्रोल सप्लाई ऑन हो गया। ठीक ना। अब पॉइंट नंबर 2, ब्रेक लगाने पर इंडिकेशन। कार में कोई भी ब्रेक लगाने पर PBR रिले एंजाइन होगा और PBR2 या PBR4 इंडिकेशन क्लोज होने पर ब्रेक लगने का इंडिकेशन प्रकाशित होगा। ठीक है। OHE सप्लाई इंडिकेशन, कार के छत पर एक एंटीना OHE को यानी सेंस करने के लिए लगाया गया है। एंटीना का आउटपुट सेंसिंग डिवाइस जो कि वर्क बेंच में लगी है, इसके इनपुट में मिलता है कि डिवाइस में 110 वोल्ट सप्लाई के द्वारा इंडिकेशन मिलता है। दोनों कैब में यह इंडिकेशन देखा जा सकता है। ठीक है। जो हमारा 125 वोल्ट जो है वो चीज़ जो चार्ज होता है या नहीं है, लाइन कटा हुआ है या नहीं कटा हुआ है, और जो कैफ 1 या कैफ 2 में इसका इंडिकेशन लगा हुआ है वहाँ पर आपको देख सकते हैं। ठीक है। बाईपास ऑपरेट करने पर इस कार में 7 महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाईपास स्विच लगी है। किसी भी स्विच को ऑपरेट करने पर ड्राइवर के डेस्क पर इंडिकेशन प्रकाशित होगा। ये दर्शाता है कि ड्राइवर के एक या एक से अधिक बाईपास को ऑपरेट किया है। अल्टरनेटर फेल, जब इंजन चलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नोट। ठीक है। कहता है जब इंजन चलता है, इंजन के साथ लगा अल्टरनेटर 110 वोल्ट DC का आउटपुट रेक्टिफायर रेगुलेटर को मिलता है। यह 110 वोल्ट DC रेसिंग डायोड से पहले AR1 रिले को फीड करते हैं
जब AR1 रिले इंजन होने पर इंडिकेशन चला जाएगा, इंजन बंद होने पर अल्टरनेटर काम करेगा नहीं, जिसमें AR1 इंजन होगा AR1। ठीक है, के कॉन्टैक्ट के द्वारा अल्टरनेटर के फेल का इंडिकेशन प्रकाशित होगा। ठीक है, 2 नंबर का अल्टरनेटर फेल। ठीक है, जैसे 1 नंबर का अल्टरनेटर फेल्यूर कार्य करता है, 2 नंबर के रेक्टिफायर का आउटपुट रिले AR2 को जाएगा। जब AR2 को पिकअप होने पर अल्टरनेटर 2 या 2 नंबर का अल्टरनेटर आउटपुट पुट नहीं मिलने पर रिले AR2 या 1 इंजन होने पर AR2 या AR2 कॉन्टैक्ट क्लोज होने पर 2 नंबर अल्टरनेटर फेल का इंडिकेशन मिलेगा। ठीक है, अब डायरेक्शन एंगेज। जब फॉरवर्ड या रिवर्स दिशा को केबिन से रीसेट करते हैं तो रिले VPR पिकअप होगा। VPR 3 कॉन्टैक्ट क्लोज होने पर डायरेक्शन क्लब इंजन को इंडिकेशन आ जाएगा। ठीक है, पता है डेडमैन कंट्रोल सर्किट। डेडमैन कंट्रोल सर्किट कार है जो हमारे टावर वैगन है 2 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति पर चल रहा हो, तो अगर डेडमैन फुट पैडल पर से दबा हटा देने पर 10 सेकंड के बाद अपने आप ब्रेक लग जाएगा। 10 सेकंड तक हूटर लगातार बजता रहेगा। ड्राइवर को अवगत करता रहेगा कि फुट पैडल दबा हुआ नहीं है। डेडमैन सर्किट पर विवरण निम्नलिखित कार्य करता है। ठीक है, अब 1 डेडमैन फुट स्विच दबा नहीं रहेगा तब तक DFS 1 या 2 के द्वारा दोनों इंजन आइडल गति पर आ जाते हैं। ठीक है, नंबर दूसरा DFS 1 या DFS 2 या 1 की सप्लाई चाबी लगाने पर मिलता है और आगे सप्लाई कॉन्टैक्ट के द्वारा DMR डेडमैन रिले टाइमर को जाता है। ठीक है, आपका DMR को 10 सेकंड पर सेट किया है, इसलिए 10 सेकंड तक DMR के कंट्रोल 10 सेकंड तक ऑपरेट नहीं होंगे। DMR या 3 और IZR5 के द्वारा सप्लाई हूटर लाइन वायर नंबर 4 से 71 पर पहुंचता है। जिस कैप के कार्य कर रहे हैं वो तो उस कैप में हूटर का सिग्नल पहुंचेगा। हूटर से यह सूचना मिलती है कि स्विच दबा नहीं है। हूटर का सप्लाई वायर नंबर 471 को CR1 या 8 CR2 को कॉन्टैक्ट के द्वारा मिलता है। ठीक है, अगर 10 सेकंड तक ड्राइवर फुट पैडल को तब DMR 3 सेकंड कॉन्टैक्ट के हूटर बंद हो जाएगा। ठीक है, DMR 1 कॉन्टैक्ट के ओपन होने पर DMM डेडमैन ब्रेक में ही एंजाइम होकर ब्रेक लग जाएगा। ठीक है, अब टाइमर को DMR 2 से कॉन्टैक्ट के द्वारा सप्लाई डेडमैन विजिलेंस काउंटर DVC पर पहुंचेगा और काउंटर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। DMR 2 ऑपरेट होने पर काउंटर कार्य करता है और यह दर्शाता है कि ड्राइवर ने कार चल रही थी तब कितनी बार हैंडल पर ये दबाव हटा लिया था। फ्लैशर लाइट एक फ्लैशर लाइट दोनों कैबिन के ऊपर लगाई गई है। ठीक है, ये तो सही है। ड्राइवर के डेस्क पर लगे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के द्वारा फ्लैशिंग कार्य करता है। ठीक है, फ्लैशर लाइट को 24 वोल्ट का आउटपुट मिलता है और फ्लैशर यूनिट को 110 वोल्ट डीसी दिया जाता है और लैंप यूनिट में एक स्पीकर बल्ब होल्डर के साथ लगा हुआ है। जो हमारा टावर में फ्लैशर लाइट जो है वह कोई दुर्घटना हो या किसी कारणवश कोई बगल वाले ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है तो आप फ्लैशर लाइट चला करके ड्राइवर को नेक्स्ट जो गाड़ी है तो उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि ये आगे ट्रैक में प्रॉब्लम है। ठीक है, ताकि दुर्घटना होने से बचता है। ठीक है, अब पेंटोग्राफ ऑपरेशन। पेंटोग्राफ का गलत ऑपरेशन हो इसलिए हवा का दबाव का नियंत्रित विद्युत से ऑपरेट होने वाला लाइट PGS के द्वारा प्रेशर के द्वारा किया जाता है, जिसका सप्लाई चाबी PKS द्वारा जाता है।
यह सुनिश्चित करें कि पेंटो का मैकेनिकल लॉकिंग खुले हुए हो, तब पेंटो का ऑपरेशन करें। जब चाबी को घुमाने से एंजाइम होने पर यह हवा का प्रेशर से पेंटो उठता है। सुरक्षा के लिए पेंटो का हमेशा पक्का अर्थ करना चाहिए। ठीक है, अगर पेंटो का अगर अर्थ नहीं किया हुआ है तो उसको अर्थ करना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल सर्किट का विवरण, ड्राइवर कैब में उपकरण नोट, पेंटो के तरफ वाला केबिन नंबर 1 और 2, 1 के नंबर 1 और रेक्टिफायर के तरफ वाला 2 नंबर का केबिन। इसी तरह से पेंटो की तरफ वाला पावर पैक नंबर 1, रेक्टिफायर की तरफ वाला पावर पैक नंबर 21। बैटरी का पोजीशन चाबी कहता है बैटरी का पोजीशन CV2 या BC2/1, CR 2/1, CV26 BC1/1 या CR 1/1 से होकर ड्राइवर की चाबी DSKS 1 DKS 2 दोनों केबिन में जाएगा। ठीक है, ड्राइवर चाबी स्विच को घुमाने से सप्लाई ड्राइवर स्विच DKS के DKS 2/1 या बैकअप 1/1 N3 FIR N3 CR 1/4 CR 2/4 तक जाएगी। यह सुनिश्चित करें कि ड्राइवर फुट स्विच दबा नहीं है और यह फॉरवर्ड रिवर्स स्विच ऑफ पोजीशन पर है। इससे पावर सप्लाई फुल बटन R1P और R1P 2 तक जाएगा। ठीक है, ये लास्ट इंड हो गया। अब इसमें डायग्राम है। अब पर है टावर वैगन लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ इंटरलॉकिंग। ठीक है, जब हमारा टावर वैगन उठा रहे यानी कि प्लेटफॉर्म अगर इस तरह से खड़ा रहे, अगर हम शट डाउन भी कर देते हैं फिर भी हमारा लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म जो पैनल है हमारा डिस्प्ले, इस पर लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म ऑन दिखाई देता है। ठीक है, तो उस समय हमारा टावर वैगन का जो गति रहेगा 10 से ज़्यादा नहीं रहेगा। जब तक वो बैठेगा नहीं प्रॉपर वे, वो सेंस नहीं करेगा कि बैठा हुआ है, तब तक आपका प्लेटफॉर्म जो स्पीड है टावर का वो 10 से ज़्यादा नहीं रहेगा, 10 से ज़्यादा जाएगा नहीं। और उसको अगर हम ब्लॉक सेक्शन में अगर हम टावर वैगन का प्लेटफॉर्म बैठा देते हैं फिर भी मेरा शो कर रहा है कि लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म ऑन है, उस समय हमारा टावर वैगन का जो ब्लॉक क्लियर करेंगे तो हमारा काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि एक ब्लॉक सेक्शन कम से कम स्टेशन 6 किलोमीटर का भी होता है और 10 किलोमीटर का भी रहता है, तो उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो एक MCB स्विच अगर कैप 1 से चला रहे हैं तो AUX और कैप 2 से चला रहे हैं तो उसका अलग MCB है, जो कि हम इससे पहले के वीडियो में हम लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में पूरा डिटेल्स हम डाले हुए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये MCB गिराने से आपको क्या क्या होगा, एक तो जो हमारा स्पीडोमीटर है उस पर लाइट मतलब स्पीडोमीटर शो नहीं करेगा, दूसरा है कि हॉर्न जो है केवल एक ही बजेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आप ब्लॉक सेक्शन आसानी से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर करने के बाद आप फिर उसको देखिएगा क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हमारा एक प्लेटफॉर्म हटा, स्विच जो ऑन का मैसेज दे रहा है, हमने प्लेटफॉर्म गिरा दिया फिर भी सेंस क्यों कर रहा है। तो ये चीज़ करने के बाद अब फिर इसको जो हमारा कैप 1 से AUX जो MCB है उसको जो गिराए हैं उसको हम फिर से नॉर्मल कंडीशन में कर देंगे। ठीक है, अब है इंजन एवं ट्रांसमिशन की सुरक्षा। इंजन एवं ट्रांसमिशन की सुरक्षा इंजन एवं ट्रांसमिशन की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ इंजन एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, इसका निम्नलिखित कारण है, टोटल 5 कारण अभी तक है। तो इंजन नंबर 1 पानी ट्रांसमिशन आइडल अधिक तापमान से सुरक्षा। अगर पानी का जो है वहाँ भी लगा हुआ है हॉट कूलेंट वाटर का इंडिकेट लगा हुआ है, अगर आपका इंजन गर्म हो रहा है, पानी ठंडा इंजन को ठंडा नहीं कर रहा है पानी से, तो आपका इंजन हॉट हो जाएगा। तो उससे आपको जब हॉट में रेड जोन में चला जाएगा तो गाड़ी को उसको तुरंत बंद करना है। ठीक है, आपको रिले WTI पहले RS1/1
कॉन्टैक्ट के द्वारा पिक अप होगी जब केबिन इंडिकेशन ऑन करेगा या रीसेट इंडिकेशन पुश बटन को दबाएंगे, केबल FR स्टॉप पोजीशन पर हो तब WTI-1 अपने ही कॉन्टैक्ट के द्वारा NC ट्रांसमिशन वाइल तापमान स्विच और WS1 पानी तापमान स्विच को लैच करेगा। अगर ट्रांसमिशन वाइल का तापमान 125 डिग्री से अधिक होने पर TS1 ओपन होने पर रिले WTI-1 डीएनचाइन होगा। ठीक है, दूसरा कहता है WTI-1/2 कॉन्टैक्ट ओपन होने पर ET1 रिले डिजाइन होगी। ठीक है, अब उसके बाद है अब कह रहा है, ये हो गया तीसरा कह रहा है ET1/2 कॉन्टैक्ट ओपन होने पर सीपेड सोलेनाइड का सप्लाई कट जाएगा, इससे इंजन आइडियल पर आ जाएगा और ET1/3 ओपन होकर ट्रांसमिशन डिसएंगेज हो जाएगा। ठीक है, और नंबर 4, इसी तरह पानी का तापमान निर्धारित तापमान से 90 डिग्री से होने पर WS1 पानी का तापमान स्विच ओपन होकर रिले WTI डिजाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, अब करें नंबर 5, ODP विजुअल इंडिकेशन WTI-3 WTI-414 के NC कॉन्टैक्ट के द्वारा तापमान बढ़ने पर दोनों केबिन में सप्लाई जाएगी और WTI-15 क्लोज होने पर हुटर के लिए सिग्नल भेजेगा जो 5 सेकेंड तक बजता रहेगा तुरंत। ओके, इसका और है, अब कह रहा है इंडिकेशन लगातार प्रकाशित रहेगा जब तक फॉल्ट को दूर नहीं करते हैं या रीसेट स्विच R1 P1 को दबा नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंजन के पानी के लिए सुरक्षा, पावर पैक, वाटर लेवल सेफ्टी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी है। हेलो दोस्त, आज के हम बात करेंगे जो हमारे टॉरवेन के हिंदी नोट्स। DTC हिंदी नोट्स का बुक किसी भाई बंधु को चाहिए तो हमें कमेंट करें, आपको ये हिंदी नोट्स बुक आपको मिल जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा बुक है और इसमें डायग्राम भी है और इसका नोट्स पूरा डिफाइंड किया हुआ है जो कि हम वीडियो में डाले हैं। तो आपको अगर ये बुक पसंद आएगा तो आप हमें कमेंट करें और जिन भाई बंधुओं को चाहिए ये बुक तो उनको हम ये बुक प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसा कि आप देखे होंगे बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया हूँ हिंदी में, तो आपको पसंद लगे तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको आपके व्हाट्सएप पे हम मेल कर देंगे। या हार्ड कॉपी चाहिए तो उसके लिए भाई प्रिंट कराना होगा तो उसमें खर्च 200 रुपया लगभग पड़ जाता है, तो आपके हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पर हम मेल कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।